6 महीने बाद जेपीएससी माने झारखंड लोक सेवा आयोग को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। रिटायर्ड सीनियर आईएएस अफसर और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे एल खियांगटे के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार ने मुहर लगा दी। 27 फरवरी के रोज राजभवन ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसके लिए संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। एल खियांगटे मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं। 1988 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर आईएएस बने। झारखंड के बनने से पहले वो बिहार के बक्सर जिले के डीएम रहे। खियांगटे आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ साथ आदिवासी कल्याण सचिव समेत कई अहम पदों पर रहे। उन्हें झारखंड प्रतियोगी परीक्षा परिषद के परीक्षा नियंत्रक के तौर पर काम करने का अनुभव है। जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति का सफर आसान नहीं था, या ये कहें कि जेपीएससी का सफर ही अब तक का आसान नहीं था। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कई आरोप हैं, कई जांच रिपोर्ट हैं, कई चार्जशीटें। सब कुछ शुरू से बताते हैं। साल था 2000 का। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक घोषणा हुई जिसका पूरा झारखंड दशकों से इंतजार कर रहा था। 1921 में शुरू हुए आंदोलन की मांगे मुकम्मल होने वाली थी। झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। राज्य बनने के बाद से ही झारखंड में अब तक 13 बार सरकारें बदली, कई मुख्यमंत्री बदले, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसमें महज बीजेपी के रघुबर दास ही थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। माने 5 साल उनकी सरकार चली। झारखंड के रहवासियों को उम्मीद थी कि इस जीत के बाद अब शायद उनकी वो सभी मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी जिनके वो हकदार थे। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा। विकास के लिए सबसे जरूरी थी शिक्षा। प्राइवेट नौकरियों की उपज में अभी वक्त था। झारखंड के युवाओं की नजरें सरकारी नौकरियां तलाश रही थी। राज्य के गठन के ही साथ झारखंड लोक सेवा आयोग माने जेपीएससी का गठन हुआ। 1 दिसंबर 2002 को आयोग की ओर से राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 64 पदों के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला गया। 1,49,654 छात्रों ने फॉर्म भरा। 1,38,000 एडमिट कार्ड जारी हुए। 18 जनवरी 2004 को प्री का एग्जाम हुआ। नियम अनुसार मेंस के लिए वैकेंसी से 10 गुने लोगों को ही सेलेक्ट किया जा सकता था, माने 640 लोग। लेकिन इससे इतर आयोग ने 9,488 छात्रों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया। मेंस में भी यही हाल रहा। इसी के साथ शुरू हुआ विरोध ट्रायल कोर्ट, पीआईएल, छात्रों के प्रदर्शन से होते हुए झारखंड हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इन सब में 6 साल बीत गए। इस बीच 64 पदों पर लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। 14 जून 2012 को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई के लिए जांच आसान नहीं थी क्योंकि जांच के लिए टीचरों का एक्सपर्ट पैनल बनना था, लेकिन जानकार बताते हैं कोई टीचर इस पैनल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपने में 12 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। इसके पीछे के कारण जानने के लिए हमने बात की झारखंड में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे प्रभात खबर के सीनियर करस्पॉन्डेंट शकील अख्तर से। हमने पूछा कि आखिर जेपीएससी का विरोध शुरू कैसे हुआ। स्टेट बनने के बाद जब जेपीएससी का गठन हुआ और पहली बार सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन लिए गए, उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद से ही जेपीएससी के एग्जामिनेशन में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। पहली बार जब आरोप से संबंधित खबरें छपी अखबार में, तो उसकी वजह ये थी कि जितने लोग सेलेक्ट हुए थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पॉलिटिकल लोगों या अफसरों से कनेक्टेड थे या उनके करीबी रिश्तेदार थे। कुछ लोग जेपीएससी के उस वक्त जो मेंबर थे और इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर्स थे, उनके करीबी लोग भी सेलेक्ट थे। उसके बाद ये खबरें छपनी शुरू हुई कि जेपीएससी के एग्जामिनेशन में गड़बड़ी की संभावना है या गड़बड़ी की आशंका है, जिसकी वजह से वो खबरें छपी। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा और सिलेक्टेड लोगों के नाम छपने लगे, जो पॉलिटिकल लोग थे या फिर जेपीएससी के मेंबर्स थे, उनके रिलेटिव्स के नाम जब छपने लगे अखबारों में कि इनका सिलेक्शन हुआ है, तब इस मामले में विजिलेंस इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया। जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके पूरे होने में सालों लग गए। विजिलेंस ने इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन जांच में प्रोग्रेस नहीं था। जांच धीमी गति से चल रही थी। उसके बाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल हुआ कि विजिलेंस जो है वो जांच नहीं कर रही है सही तरीके से, क्योंकि इसमें जेपीएससी के लोग और स्टेट के बड़े लोगों के रिश्तेदार गलत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं
और विजिलेंस उनके प्रेशर में है, इसलिए ये जांच सीबीआई को दे दी जाए। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, उसके बाद 2012 में इसका ऑर्डर किया कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। उस वक्त तक जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 दोनों के रिजल्ट आ चुके थे और दोनों में लोग अपॉइंट हो चुके थे। उसके बाद सीबीआई ने जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करने के बाद फिर जांच शुरू की, लेकिन जांच के बीच में बहुत सारी कानूनी अड़चनें आई। कई बार मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसकी वजह से देर हुई। कई बार कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की इशू पे सीबीआई ने जब टीम बनानी चाहिए तो प्रोफेसर्स उसमें नहीं शामिल हो रहे थे। उसकी वजह ये थी, उन्हें ये बताया गया था कि आप इसमें शामिल होइएगा, अपनी बात कहिएगा, ट्रायल होगा। एक इशू सुप्रीम कोर्ट में गया जिसमें कोर्ट के ऑर्डर में एक वर्ड जुट गया, नॉट। तो इस नॉट वर्ड जुट जाने की वजह से जो जजमेंट था, उस जजमेंट का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने के पक्ष में नहीं है। इस ऑर्डर के बाद ये शायद नॉट वर्ड गलती से टाइपिंग एरर था जिसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से करीब करीब 3 साल तक सीबीआई की जांच पूरी तरह बंद रही। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने की तरफ से इसमें पहल हुआ, पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर ये रेक्टिफाई हुआ, करेक्शन हुआ कि ये नॉट वर्ड को हटाया गया जजमेंट से। उसके बाद फिर सीबीआई की जांच उसमें शुरू हुई और बहुत सारी अड़चनें आई जिसकी वजह से सीबीआई को भी करीब करीब 12 साल लगे। 2024 में सीबीआई ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी। हमने भी रिपोर्ट को खंगाला, आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका हासिल बताते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में सबसे पहला नाम झारखंड लोक सेवा आयोग माने जेपीएससी के पहले अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद का है। 29 जनवरी 2002 से 21 जनवरी 2004 तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद 21 जनवरी 2004 से 23 सितंबर 2004 तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अभी भी सरकार को कोई अध्यक्ष नहीं मिला था। 23 जून 2004 से 13 अप्रैल 2010 तक वो एक बार फिर दिलीप कुमार प्रसाद को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इस बीच झारखंड में 7 बार सरकारें बदली, 7 मुख्यमंत्री बदल गए, एक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। लिस्ट में दूसरा नाम जेपीएससी के सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह का है। यह नाम याद रखिएगा, आगे भी इनका कई बार जिक्र होगा। 4 अगस्त 2003 से 3 अगस्त 2009 तक ये आयोग के सदस्य रहे। लिस्ट में अगला नाम शांति देवी का है। 7 नवंबर 2003 से 6 नवंबर 2009 तक वो आयोग की सदस्य रही। आयोग की सचिव या कहें सह एग्जामिनेशन कंट्रोलर उषा रानी का नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में शामिल है। इसके साथ सहायक कोऑर्डिनेटर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मेंस एग्जाम अरविंद कुमार सिंह, अल्बर्ट टोपो, एक्सपर्ट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड जेपीएससी पैनल प्रोफेसर नंदलाल, एग्जामिनर और इंटरव्यू बोर्ड के एक्सपर्ट सोहन राम, जो इंटरव्यूअर थे धीरज कुमार, समेत कई लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। अब आपको पहले जेपीएससी एग्जाम का ब्यौरा भी बता देते हैं। 1 दिसंबर 2002 को आयोग की ओर से 64 पदों के लिए एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1,49,654 छात्रों ने फॉर्म भरा। 1,38,000 एडमिट कार्ड जारी हुए। 18 जनवरी 2004 को प्री का एग्जाम हुआ। नियमानुसार मेंस के लिए वैकेंसी से 10 गुने ज़्यादा लोग सेलेक्ट किए जा सकते थे, माने 640 लोग, लेकिन इससे इतर आयोग ने 9,488 छात्रों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया। 23 जून 2005 से 7 अगस्त 2005 तक मेंस का एग्जाम हुआ। अब बारी थी मेंस पेपर के इवैल्यूएशन की। इसके लिए जेपीएससी के रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 के चैप्टर 3 के पैरा 4 सबसेक्शन 8 में नियम बताए गए। नियम कहते हैं मेंस की कॉपी टीचरों का एक पैनल चेक करेगा। पैनल में वही टीचर शामिल होंगे जिन्हें किसी सरकारी कॉलेज में 10 साल से ज़्यादा पढ़ाने या पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को पढ़ाने का 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन सदस्यों का अप्रूवल आयोग के अध्यक्ष और 2 सीनियर सदस्यों को देना होगा। आंसर की कॉपियां होंगी, वे एग्जामिनर्स के बाद हेड एग्जामिनर भी चेक करेंगे। साथ ही मेंस के आंसर शीट्स की चेकिंग आयोग के दफ्तर में ही होनी चाहिए। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने ऐसा कोई पैनल नहीं बनाया, ना ही कोई हेड एग्जामिनर अपॉइंट हुआ। मेंस पेपर की चेकिंग अलग अलग इवैल्यूएटर्स ने अलग अलग जगह से की। इस सब के लिए 2 कोऑर्डिनेटर बनाए गए। मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह और रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ वर्मा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एग्जामिनर्स की योग्यता को भी नज़रअंदाज किया गया। साथ ही आंसर बुकलेट्स को प्राइवेट गाड़ियों से एग्जामिनर्स के पास भेजा गया। प्रोफेसर विजय प्रसाद सिंह और प्रोफेसर
काशीनाथ वर्मा ने अपने स्तर पर ही एग्जामिनर्स का चयन किया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में एक बात पर खासा जोर दिया गया है कि जेपीएससी के सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो उस दौरान कई एग्जामिनर्स के घर पर मौजूद थे जब मेंस की आंसर बुकलेट उन्हें सौंपी जा रही थी। आंसर बुकलेट्स जब एग्जामिनर ने आयोग को सौंपी, उसकी रिसीविंग भी बैकडेट में दिखाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि आंसर बुकलेट्स में काफ़ी कटिंग और ओवरराइटिंग है। नियम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 196 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर नियम को धता बताते हुए आयोग ने 246 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जेपीएससी के रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 में आंसर बुकलेट के रीवैल्यूएशन का कोई नियम नहीं था। हालांकि सह एग्जामिनेशन कंट्रोलर उषा रानी सिंह के दस्तखत के बाद 9 एग्जाम पेपर, इकोनॉमिक्स पेपर 1 एंड 2, साइकोलॉजी पेपर 1 एंड 2, संस्कृत पेपर 1 एंड 2, जूलॉजी पेपर 1 एंड 2 और हिस्ट्री का पेपर 1 की आंसर बुकलेट्स का रीवैल्यूएशन किया गया, वो भी दुमका, गोड्डा, देवघर और भागलपुर में। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी दौरान मिले। 3 दिसंबर 2005 के दिन आंसर बुकलेट्स री-इवैल्यूएशन के बाद जेपीएससी के सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह को गोड्डा के उनके घर में दी गई। घर, दफ्तर नहीं। 18 मार्च 2006 से 21 मार्च तक इंटरव्यू हुए। 12 अप्रैल 2006 को 64 कैंडिडेट्स का नाम फाइनल हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान एग्जामिनर रहे डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, सिकरा दास समेत कई एग्जामिनर्स ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि आयोग के कुछ सदस्यों के कहने पर उन लोगों ने कैंडिडेट्स के मार्क्स में ओवरराइटिंग की, उनके कंडक्ट में, उनके कंटेंट में ओवरराइटिंग की। ये सीबीआई की जांच रिपोर्ट का महज एक हिस्सा है। पूरी रिपोर्ट में तमाम ऐसे खुलासे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जेपीएससी में कार्यरत लोगों ने कितने बड़े स्तर पर धांधली की है। जांच में यह भी सामने आया कि नियमों को ताक पर रखकर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हेमा प्रसाद, राम नारायण सिंह, मनोज कुमार, जितेंद्र मुंडा, पूनम कश्यप को सेलेक्ट किया। हिंदुस्तान के सीनियर रिपोर्टर राजीव रंजन सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में रांची के एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, रांची के पूर्व डीटीओ संजीव कुमार, जेपीएससी के टॉपर रही शालिनी विजय समेत 72 लोग आरोपी बनाए गए। इसमें से 47 लोग वो थे जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे थे। अब बारी थी दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। 175 पदों पर एग्जाम हुआ। प्री के रिजल्ट को लेकर फिर विवाद हुआ। विवादों के बीच मेंस का एग्जाम हुआ। आरोप लगा कि मेंस के पेपर में अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए, कईयों की कॉपियां दोबारा लिखी गईं। इस बार भी जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस बार सीबीआई की चार्जशीट में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया। जेपीएससी पर लगने वाले आरोपों का सिलसिला पहले और दूसरे एग्जाम तक ही नहीं रुका। छात्रों का आरोप है कि तकरीबन हर एग्जाम में धांधली हुई। हमने बात की मनोज यादव से। मनोज 5 बार जेपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पहला दूसरा जेपीएससी का कहानी सुन लिए। मैं बता रहा हूँ चौथा जेपीएससी में स्केलिंग सिस्टम ना आया, यानी हर एक जेपीएससी में इन्होंने धांधली करने का नया नया तरीका ढूंढा। चौथा जेपीएससी में इन्होंने जो है स्केलिंग सिस्टम लाया। स्केलिंग सिस्टम ये लाया कि अब उसमें पूर्णांक 200 था और पूर्णांक से ज्यादा नंबर 237, 240 पूर्णांक से ज्यादा नंबर। फिर 5वां जेपीएससी हुआ। 5वां जेपीएससी में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, खत्म। उसका भी लड़ाई बहुत दिनों तक चला। उसके बाद छठा जेपीएससी में कंडीशन था कि आपको मेंस पेपर में हर एक व्यक्ति को हर एक पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि जो भी पेपर हम लोगों के थे उसमें सबको मेंस में आपको लिखित परीक्षा में सब में आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा कम से कम, और क्वालिफाइंग के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। मेंस परीक्षा में सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। बोला गया था कि इसमें हर एक पेपर में पास करना पड़ेगा। तो हर एक पेपर में, यानी अगर यदि आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ये सारे पेपर में कम से कम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन वो नियम को भी धज्जी उड़ा दिया गया। दूसरा नियम था कि क्वालिफाइंग जो पेपर है हिंदी इंग्लिश, उसका मेरिट में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरिट में जोड़ करके, इससे क्या हुआ सो मैं बता रहा हूं। जो लड़के वह 45, चूंकि वह मेरिट में नहीं जुड़ना था, तो वो देखे कि मेरा इसमें
30 नंबर आ जाएगा, वो उन्होंने बना के छोड़ दिया, क्योंकि ये क्वालिफाइंग था। अब रिजल्ट उसी पर निकाल दिया गया। छात्रों ने कई बार आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया, मंत्रियों से लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं लटकी हुई हैं। 21 अगस्त 2024 से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था। छात्रों ने नाराज होकर आयोग के दफ्तर के बाहर पिंडदान तक किया, भोज किया। सत्यनारायण शुक्ला नाम के एक छात्र ने अपना मुंडन करवा दिया। ये सब विरोध प्रदर्शन का एक जरिया था। सत्यनारायण शुक्ला ने लल्लन टॉप से बात की। 22 अगस्त 2024 को हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष का रिटायरमेंट हो जाता है। 7 महीने हो गए सर। 7 महीने होने के पश्चात भी जेपीएससी का अध्यक्ष अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया। 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। उस नोटिफिकेशन में यह बोला जाता है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा और प्रथम सप्ताह के अंत में ही, नहीं सॉरी, दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन में ये आपका इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। बच्चे ने 3 बार आंदोलन किया वो मैडम की रिटायरमेंट से पहले, लेकिन फिर भी जब मैडम से पूछा गया कि मैडम आपने ये जो नोटिफिकेशन जारी करवाए थे आयोग के द्वारा कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में इंटरव्यू प्रारंभ होगी, उन्होंने बोले कि हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं लेकिन हमारा हाथ बंधा हुआ है। अब दुखद बात इसलिए है कि वहां जो 3 मेंबर बैठे हुए हैं वो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं और पता नहीं अब अंदर का क्या कॉन्फिडेंशियल चीज है वो आयोग के द्वारा, मैडम के द्वारा नहीं बताया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बताया, जब हम लोगों ने जनवरी में आंदोलन किया उन्होंने बोले कि खरमास के बाद हम लोग अति शीघ्र चेयरमैन नियुक्त कर जाएंगे। छात्रों के अपने आरोप हैं, अपनी नाराजगियां हैं। तमाम वादों के बाद भी सरकार की ओर से छात्रों को महज आश्वासन मिलता रहा। हालांकि अब आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। 22 अगस्त 2024 बतौर अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ था। इसके बाद ना ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना और ना ही कोई स्थायी। तमाम एग्जाम जिन्हें जेपीएससी करवाता था वो सब पेंडिंग रह गए। 28 नवंबर 2024 को बतौर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी। उसके बाद कई कैबिनेट की बैठक हुई लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। सवाल ये भी उठे कि क्या सरकार की नज़र में ऐसा कोई काबिल अफसर नहीं जिसे जेपीएससी की कमान सौंपी जा सके। छात्रों का जो वक्त बर्बाद हुआ, इस सब के बाद उसकी जवाबदेही कौन देगा। अब जब अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है तो ये भी देखना होगा कि जेपीएससी के हिस्से आने वाले आरोपों में कमी आती है या तस्वीर हूबहू वही रहती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।